इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। उत्तराखंड में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का कहर। चमोली जिले के थराली में बादल फटने से पूरा कस्बा हुआ मलबे में तब्दील। सीएम धामी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। प्रदेश की नौकरशाही पर बोला सीधा हमला। कहा उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार की रफ्तार नहीं हुई धीमी। देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल का राजधानी को क्लीन और स्मार्ट सिटी बनाने का मास्टर प्लान तैयार। कहा कि साफ सफाई की लड़ाई नागरिकों की भागीदारी के बिना नहीं जीती जा सकती। मसूरी में बारिश के कारण लगातार परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह बंद। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा बोल्डरों को हटाकर खोला गया मार्ग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा। चमोली जिले के थराली में बादल फटने से पूरा कस्बा मलबे में तब्दील हो गया। रातों रात लोगों की रोजी रोटी, आशियाने और जीवन की पूंजी मलबे में दब गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के कुलसारी स्थित राहत शिविर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और आपदा पीड़ितों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही पर सीधा और करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा। फर्क बस इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यहीं के हो गए हैं। रावत ने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब कहा जाता था कि अफसर यहाँ से ट्रक भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब तो ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम किशमिश खाने वाले भी यहीं के हैं। उनकी इस टिप्पणी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आंदोलन काल की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब लोग कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन आज कोई इस पर बात तक नहीं करता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन सपनों के लिए राज्य बना था वो उत्तराखंड अब भी नहीं बन पाया है। तीरथ सिंह रावत ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे कुछ नेता अच्छे हैं और कुछ बहुत ही बुरे, वैसे ही अधिकारी भी दो तरह के हैं। हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचा रहे, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने द्रांतियां उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते नहीं हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आया। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। झोली लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। लेकिन मित्रों, आज कोदा झंगोरा भूल गए। उत्तराखंड जब से बना तब से बड़े बड़े यहाँ पे तो नहीं लगाए तुमने काजू किशमिश और बादाम, भूल गए। ये बढ़िया बात है, बढ़िया चावल, बढ़िया ये सब चीजें, काजू किशमिश बादाम, क्या ये उत्तराखंड का सपना था क्या? यही इसीलिए बनाना था क्या? कितना जल्दी भूल जाते हैं। कितने नौजवान हताहत हो गए, माता बहनों की कोके सुनी हो गई। कोई इंजीनियर है, कोई जेई है, सचिवालय के अंदर भी बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में क्या थे, इंक्रीमेंट लेकर के क्या बनने। ये कौन है? आज भी कहोगे झोली लेकर आए, ट्रक भर के लेके चला गया। ट्रक भरने वाला आदमी यही का
आंसू दरम छोड़ा खाने वाला भी यही का। किसको कहोगे आज? तब तो बड़ा सरल था कहना। आज जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? किसके लिए उत्तराखंड बनाया? इसलिए यह सोचने का विषय है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर घाटी में गूंजते हैं देवी देवताओं के नाम, जहां हर परंपरा में बसी है आस्था की गहराई, और जहां आज भी लोग नई फसल से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते। ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा है दूधगाडू फुलोई थोलू, जो हर साल उत्तरकाशी के बाड़ागढ़ी क्षेत्र में आस्था, भक्ति और प्रकृति के संगम के रूप में मनाई जाती है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये सदियों से चली आ रही कृषि, श्रद्धा और संस्कृति का जीवन तस्वीर है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल की ये खास रिपोर्ट। हर साल 23 अगस्त को आयोजित होने वाला ये मेला क्षेत्र के आराध्य देव हरि महाराज, हुणेश्वर भगवान और माता खंडद्वारी को समर्पित है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। जब भी नई फसल आती है तो उसका पहला अंश भगवान को अर्पित किया जाता है। यही श्रद्धा का प्रतीक है और क्षेत्र की समृद्धि की कामना का माध्यम भी। तो मास 7 गते भादों श्री हरि महाराज का दूधगाडू फुलोई मेला डिस्ट्रिक्ट सोड क्षेत्र में यहाँ आदिकाल से परंपरा से चला हुआ एक मेला है। इसमें सारे समस्त जिला के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, ये इनका एक मेला होता है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस मेले को संपन्न कराने में ये अपना सहयोग देते आ रहे हैं और हमेशा देते आ रहे हैं। और मैं भगवान हरि महाराज की तरफ से समस्त उत्तराखंड के और उत्तरकाशी के जितने भी जनमानस प्रेमी हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशहाली बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री हरि। क्षेत्र के नहीं, हमारे पूरे इस गंगा घाटी और जनपद के हमारे आराध्य भगवान हरि महाराज का आज दूधगाडू मेला, जिसको हम बोलते हैं फुलोई मेला, साल भर में हम लोग आज के दिन यहाँ पर इस बाड़ागढ़ी क्षेत्र की समरान जनता, सभी लोग और बाड़ागढ़ी के साथ साथ सभी जनपद के लोग यहाँ पर अपने हरि महाराज की हमारी तपस्थली मुष्टिक सोड़ में हम सब लोग एकत्रित होते हैं। और आज हमारे जो दूध से सभी हमारी देवी देवता के पशुआ, उनको दूध से नहाते हैं, फूलों से नहाते हैं और पूरी हमारी बहनें, हमारी ध्यानें सब यहाँ पर आकर के खूब धूमधाम से इस मेले को मनाते हैं। और हरि महाराज की कृपा है कि पूरे क्षेत्र में निरंतर भगवान हरि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और हर साल 23 तारीख को इसी दिन हम लोग सब लोग इस मेले को धूमधाम से मनाते हैं, जो आपने देखा। और सबको इस समस्त बाड़ागढ़ी क्षेत्र की जनता को, उत्तरकाशी की जनता को इस मेले की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और भगवान हरि महाराज से प्रार्थना करते हैं कि पूरे जनपद में, पूरे बाड़ागढ़ी क्षेत्र में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे और भगवान हरि महाराज का आशीर्वाद समरान जनता पर, समस्त जनपद और भटवाड़ी विकासखंड के समस्त क्षेत्रवासियों पर बना रहे। ऐसी में भगवान से कामना करता हूं। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु अपनी खेतों की पहली फसल और दूध इकट्ठा कर देवताओं को अर्पित करते हैं। साथ ही क्षेत्र के चुनिंदा युवा हिमालयी क्षेत्रों में जाकर ब्रह्मकमल और केदार पाती एकत्र करते हैं, जिन्हें विशेष समय पर मंदिर में लाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। फुलोई थोलू मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक आस्था का जीवन प्रतीक है। इस परंपरा ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे उत्तराखंड की जनता आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। महाराज महाकाल के महाबाहु तत्पुरुषायत में महासैन्याधि में तन्नो श्री स्कंदा प्रचोदयात्। भोलेनाथ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी श्री हरि महाराज जी का यह मेला 7 गते भादों में मनाया जाता है। देवभूमि में भाद्रपद के महीने सभी देव देवताओं के मेला होता है, थोलू होता है। उसी प्रकार हमारे हरि महाराज इष्ट देवता का मेला 7 गते भादों होता है, जिसमें कि
जनपद के सभी वासी अपने अपने घर से दूध और दुफारी भगवान को चढ़ाने के लिए लाते हैं और देवता का दुधगाड़ू दूध से स्नान करते हैं, जिससे कि श्री हरि महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सीटियों का महत्व, हमारे हरि महाराज को, इष्ट देवता को सीटी अति प्रिय है। जब हम बाड़ागड्डी के वासी जब सीटी बजा के देवता का आह्वान करते हैं तो देवता को बहुत आनंद आता है और उससे देवता हमारे पसवा जी पे अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद देते हैं। और इसी के साथ साथ सभी जनपद वासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरि महाराज जी के पुजारी होने के नाते जैसे इस देवभूमि में त्रासदी आई है और आपदा आ रही है, मैं हरि महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी को सुरक्षित रखें। जय श्री राम। नाम क्या लिखता? सत्यम नोटिया, डॉक्टर सत्यम नोटिया। ये हरि महाराज का दुधगाड़ू मेला है। ये परंपरा से हरि महाराज जी को दूध से नहलाया जाता है। घर से लोग अपने घरों से शुद्ध दूध लेकर के आते हैं और आस्था है लोगों की। जो नई जो फसल है, नया जो होता है, उसकी एक प्रसाद आप अपने घर से लेके आते हैं और हरि महाराज को दूध से नहलाते हैं। और पूरा क्षेत्र, मैं समझ वैसे तो पूरी बाड़ागड्डी का, लेकिन 5-7 गाँव 8 गाँव न्याय पंचायत में पड़ता है। यहाँ के नाग देवता, माँ खंडवारी, हरि महाराज, हुण देवता, हमारे चलन के नाग देवता, सब देवता जो है यहाँ पर आते हैं और परंपरा के अनुसार इसको दिव्य और भव्य तरीके से, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं होता। इसको जैसे नहीं करते हम ज़्यादा नहीं, और देवता भी इससे बड़ा अछूता रहना चाहता है, इसलिए सब लोग आस्था के प्रति यहाँ पर आते हैं और इसको धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग इसी तरह, हमारे पूर्वजों ने भी तब भी इसको ऐसा ही मनाया। और दूध का और केदार पाती जो उसको लेने जाते हैं, उसका प्रसाद का बड़ा महत्व है। लोग बड़े श्रद्धा से उस प्रसाद लेने के लिए आते हैं। ये इस मेले की विशेषता है। ये मेला हमारे आराध्य भगवान श्री होनेश्वर खंडवारी माता हरि महाराज का है और यहाँ पर ये बहुत ही पौराणिक मेला है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये मनाया जाता है। जब से हमारा ये बाड़ागढ़ क्षेत्र हो या ये हमारा जो काशी क्षेत्र है, जब से ये बसा होगा तब से हमारे होनेश्वर भगवान, ये शिव भोलेनाथ के, और ये जो होनेश्वर है हमारे यहाँ से, जो राजस्थान से ये हमारे साथी यहाँ आए हैं। और ये जो सोड़ है हमारा, इसका नाम मुष्टिक सोड़ पड़ा है इन्हीं के नाम से। और यहाँ पे जब पहले पूर्व में जब मेला होता था तो जो हमारे माता आदिशक्ति श्री खंडवारी माता है, ये बाड़ागड्डी क्षेत्र के आराध्य, इनके यहाँ से जोंकाणी नाम स्थान कहलाता है। ऊपर यहाँ पे इनकी सैल भी जाती है और ये स्थान इनका मध्य में है। और एक स्थान जो आज बाड़ागढ़ के नाम से माना जाता है, चमावा की चूंरी, वहाँ तक इन आराध्य देवों का हमारा जो ये मेला चलता है, जो इनकी खुशी का जो त्यौहार होता है। और जैसे कि ये माघ मेले में स्नान के लिए वहाँ जाते हैं, उसी हिसाब से ये भाद्रपद की जो 7 गते भादों आता है, ये जो हमारे अगर धार्मिक उससे देखा जाए तो ये हमारा जो फुलवई मेला होता है, जब ये सभी चीज़ हमारी फूल और अन्न के लिए जो ये रक्षा के लिए होता है यहाँ पे, उसकी रक्षा के लिए हम यहाँ पे ये भाद्रपद के 7 गते करते हैं। अब हमारा जैसे धन है, धान्य है, जो भी चीज़ हमारी फसल है, उसकी जब ये रक्षा करते हैं हमारे भगवान, तो इनके हिसाब से जो पहला जो हमारा अन्न होता है या जो पहला प्रणाम होता है, वो अपने देवी देवताओं को यहाँ पर इस प्रकार मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से ये होता है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। और आराध्य भगवान ऐसे हैं कि सबकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी इनसे प्रसन्न होते हैं। और कभी अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे क्षेत्र के लोग इन्हीं के शरण जाते हैं और तुरंत बारिश होती है और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं ये पूर्ण करते हैं और उसी की खुशी में ये धूमधाम से मनाया जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी उस वक्त देशभक्ति और सामाजिक चेतना की भावनाओं से गूंज उठी जब रोबुस्ट वर्ल्ड संस्था ने नगरपालिका सभागार में ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 12 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए ऑनरेरी अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्तवाल और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस खास मौके पर महज 17 वर्ष की उम्र में समाज सेवा की दिशा में कदम रखने वाले युवा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता शुभ बिश्नोई की तीसरी पुस्तक अविरल अभिव्यक्ति का भव्य विमोचन भी किया गया। ये पुस्तक उनके विचारों, अनुभवों और सामाजिक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें आज की युवा पीढ़ी को दिशा देने की क्षमता है। शुभ दिन है और एक युवा नौजवान के द्वारा अविरल अभिव्यक्ति पुस्तक का विमोचन हो रहा है। और शुभ बिश्नोई ने कई पुस्तकें
लिखी हैं और देश हित में, राष्ट्र हित में और पर्यावरण को लेकर के इन्होंने अभिव्यक्ति जो अपनी दिखाई, जताई, और उसके कारण भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित करने का काम किया। और उसी उसमें आज शुभ बिश्नोई आगे डॉक्टर शुभ बिश्नोई भी हो गए। तो ये अच्छा है नौजवान, और मैं कह सकता हूँ कि मसूरी तो इनके लिए नया नहीं है। मसूरी में इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके पिताजी संजय बिश्नोई टेलीफोन में रहे हैं, तो उसके कारण भी इनको मसूरी से प्यार है, स्नेह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है और निरंतरता, सतत प्रयासरत और संगठन लगातार समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और प्रदेश के हित में काम करता रहता है। तो ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि केवल चुनाव देखना, तो चुनाव आया तो तेजी आई। हमारे यहाँ हर समय तेजी है, हर रोज काम है कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो स्वाभाविक है कि कोई दिक्कतें, कठिनाई नहीं होती। और वे जो पार्टी, और मुझे लगता है कि हम 27 फिर फतेह हासिल करेंगे। पहला तो जो इस आपदा में हमारे बीच से चले गए, और उनको मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे लोग मानवीयता आधार पर ही नहीं, तो हम लोग भी सरकार क्या कर सकती है, तो वो जो करना चाहिए वो पूरी तरह समयबद्धता पे काम किए हैं। 13 की भी आपदा आई थी, सबने देखा है। सरकार किसकी थी ये पता है कि कांग्रेस की थी। क्या हाल था, बेहाल था। और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी तब मुख्यमंत्री गुजरात थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। 3 दिन का कार्यक्रम देहरादून के अंदर उनका केवल मात्र उत्तराखंड की आपदा के लिए गुजरात प्रदेश को छोड़कर यहाँ रहना, और उनको कांग्रेस की सरकार ने उसे मना कर दिया कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, राजनीति हो जी। फिर भी हवाई दौरा हमने उनके 5-6 कार्यक्रम बनाए थे, वो उन्होंने किए। जहाँ जहाँ आपदा क्षेत्र और ऐसे कैंप लगे थे वहाँ वो गए, और कई लोगों को यहाँ से जहाज़ों से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के उस समय किया। तो ऐसे समय पर भी उन्होंने संभाला। आज प्रधानमंत्री है, आपने देखा होगा जैसी आपदा आती है तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके तेज़ी से काम होता है, और हमारी प्रदेश सरकार भी उस पर तेज़ी से काम करती है। आपको पता है कि रॉबर्ट्स वर्ल्ड संस्था मसूरी से स्टार्ट की गई थी, तो इस बार हमें 9 वर्ष पूरे हो चुके थे। हमने ये वाला कार्यक्रम जो ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 4.0 इन द मेमोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने अनेक 15 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें मैंने अपनी एक किताब का विमोचन भी किया जिसका नाम है अभिरल अभिव्यक्ति। इसमें मैंने उत्तराखंड की अलग अलग लोगों के बारे में कविताएं लिखी हैं, जैसे टीलू रौतेला हो गए, उत्तराखंड की नदियों के बारे में, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के बारे में, इसके बारे में लिखी हैं। छोटी छोटी कहानियाँ जो युवा जिससे प्रेरणा ले सकता है। मैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे एस्से लिखे, जिन्होंने अच्छी ड्राइंग्स बनाई, कुछ ना कुछ किया। इन बच्चों को भी सम्मानित किया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग रॉबर्ट्स वर्ल्ड से जुड़ें, और जो देश के लिए कुछ करने का अंदर जज्बा होना चाहिए, देश के लिए करने की जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं, और हमारे स्वतंत्र सेनानियों को की स्मृति में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो देश आगे बढ़ सकता है। मसूरी पहुंचे देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े ऐलान किए जो देहरादून के हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। मेयर ने बताया कि देहरादून में अब सप्ताह में 6 दिन गीला और 1 दिन सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। अगर नागरिक कचरे को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करके दें, ऐसा ना करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस योजना को पहले 5 वार्डों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा।
मेयर का मानना है कि साफ सफाई की लड़ाई नागरिकों की भागीदारी के बिना नहीं जीती जा सकती। मेयर थपलियाल ने बताया कि उनकी टीम ने देश के अन्य हिस्सों में जाकर कचरा निस्तारण, उससे होने वाली आमदनी के मॉडल को समझा है, जिसे अब देहरादून में भी अपनाया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस साल बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है, फिर भी देहरादून में पहले की तुलना में जल भराव काफी कम देखने को मिला। मेयर ने इसका श्रेय नगर निगम की समय रहते की गई तैयारी को दिया। सबसे पहले तो सेग्रीगेशन पे जोर दे रहे हैं हम, और उसके लिए हम कुछ योजनाएं निकाल के लाए हैं देहरादून शहरवासियों के लिए भी, कि कूड़ा जो अपने घरों से और सेग्रीगेट करके देगा हमको, तो उसके लिए हम कुछ विशेष तौर पे उनको रियायत देंगे, और जो नहीं देगा उनकी शुल्क जो है वो उसके लिए बढ़ाएंगे। तो एक तो इस प्रकार से। दूसरा क्या है कि एक आधा हमने इसमें और कुछ सोचा है कि हम 6 दिन लगातार जो है वो गीला कूड़ा उठाएंगे घरों से, सूखा कूड़ा नहीं उठाएंगे। 7वां एक दिन जो रहेगा वो सिर्फ सूखे कूड़े के लिए रहेगा, और इसके माध्यम से भी हम कुछ जगह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। इससे देखते हैं क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ 5-1 वार्डों में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कुछ, और बाकी जो हमारा यह है कूड़े से जो है हम कुछ अपने पार्षदगणों को भी भेज रहे हैं, और इंदौर भेज रहे हैं, और आगरा भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं, चंडीगढ़ भेज रहे हैं, 3-4 जगहों पे भेज रहे हैं, अपने कुछ अधिकारियों को भी भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है उसे भी थोड़ा देख के आएंगे। हम जो है कूड़े को जो है उससे हम अर्निंग कैसे हो, उससे उसको हम एनर्जी के तौर पे बदलें, या उसको हम किस प्रकार से उसको अर्निंग का सोर्स बना दें, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इस बार एक तो बारिश भी ऐसी हुई थी कि 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बारिश जब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसमें तो आप क्या कह सकते हैं, परंतु फिर भी और कहीं कहीं पे जो है आवश्यकता है थोड़ा बहुत और नालियों को गहरा करने की। हमने क्या करा देहरादून में कि हमने इस बार जो है आप देखेंगे तो जैसे हर साल और एक छोटी सी बारिश में भी घरों के अंदर पानी घुस जाता था। इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिली। वजह क्या है कि हमने इस बार जो है अपनी जो नालियाँ थी उनको और गहरा किया, उनको पहले साफ़ किया, उनमें से गाद, सिल्ट, कचरा जो भी था उसको बाहर निकाला। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ी वहाँ नालियों को भी गहरा किया। इसके अलावा जो हमारी नाले हैं, नाले शहर के, उन नालों को हमने उसके अंदर कम से कम 4-4, 5-5 फुट तक उसको और नीचे तक गहरा किया, उनके तलों को गहरा किया। 29,000 मीट्रिक टन हमने गाद, कचरा, मलबा ये सब निकाला है इस बार। इस वजह से क्या है, जो बरसात का जल है वो जो मतलब सामान्य तौर पे जो बरसात होती है उसका जल सीधा सीधा नालों से होते हुए निकल गया। घरों के अंदर इस बार पानी नहीं घुस पाया। तो और पर जो अब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसके विषय में तो नहीं बोल सकते, परंतु अगर जो वैसे एक सामान्य बरसात होती है उसका जल अब घरों के अंदर नहीं घुस पाएगा। ये कार्य हम लगातार पूरे साल भर करेंगे। अभी 29,000 मीट्रिक टन हमने उसमें से निकाला है, और अब इसके बाद भी हम लगातार उसे हर महीने 1 आध हफ्ता सिर्फ इसी काम के लिए कि नालों को और गहरा करते रहें, उन्हें साफ़ करते रहें, उन्हें उनके मूल स्वरूप में लेके आते रहें। नहीं, इस बार अभी अपनी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं इनको इसी काम में लगाया कि आप जाइए सर्वे कीजिए। आपको 1-1 वार्ड सबको दे दिया, और सारे वार्डों में हमारी महिलाओं का समूह जा रहा है। वो हमको आके ये बता रहा है कि इसमें कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं, कितने इसमें बार्बर शॉप हैं, कितनी इसमें मीट की दुकानें हैं, कितनी इसमें दूध की डेयरियाँ हैं, कितनी इसमें कहाँ पे कैसी डेयरी खुली हुई है, किसी ने अवैध खोली है क्या, सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद जो है हम उस आधार पे उनसे टैक्स जो है अपना जो हम पूरा उसे रिवाइज़ करेंगे कि हम भाई ठीक है हम इस जगह से टैक्स ले रहे हैं, कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ हम दुकानों से और आवासीय टैक्स ले रहे हो जबकि वो कमर्शियल उसका यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम रिवाइज़ करेंगे, काम हमने शुरू कर दिया। मसूरी में बारिश के कारण लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबे आ गिरे, जिससे कई लोग रास्ते में ही फंस गए। अचानक हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी में डाल दिया। भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा और बोल्डरों को हटाया गया और मार्ग को दोबारा सुचारू किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मसूरी के काट मैकेंजी रोड पर हाथीपांव के पास भारी भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था। हमारी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क को साफ कराया और आवागमन बहाल किया।
ऑनलाइन गेमिंग के जरिए प्रतिदिन करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह में दिल्ली के 2, लखनऊ के 4 और आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी और संत कबीर नगर के एक ठग शामिल है। इस मामले पर एसपी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर क्रिमिनल 4 लेवल पर टीम बनाकर लोगों को फंसाते थे, जिसमें वो कॉर्पोरेट अकाउंट धारक को रुपयों का लालच देकर उनका खाता इस्तेमाल करते थे और खाता धारक कमीशन के लालच में साइबर ठगों के जाल में फंस जाता था। किस तरह का खुलासा है, किस तरह के साइबर ठग पकड़े गए हैं, क्या कुछ है? देखिए, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी पूरी टीम ने 10 साइबर ठगों को पकड़ा है जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी करते थे। इनके कब्जे से 13 अदद मोबाइल, 18 अदद सिम, 18 अदद डेबिट और क्रेडिट कार्ड और 2 कारें, पौने 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को ठगते थे और सबसे पहला जो इनका काम होता था वो लोगों के बीच जा कर के एक कारपोरेट अकाउंट को ढूंढते थे और जैसे ही कारपोरेट अकाउंट मैनेज हो जाता था तो ये उसको कन्विंस करते थे कि किस तरह से आपको इसमें फ़ायदा होगा, उसको 20 से 25% का प्रलोभन देते थे। फिर इसके बाद एक किट होल्डर ग्रुप इनका होता है अगली स्टेज पर, तो ये उनसे ले करके और ये सारा किट एक पैनल ग्रुप को उपलब्ध कराते थे और फिर वो पैनल ग्रुप जो इनकी APK फाइल है उसको उसमें डाउनलोड करवाते थे और फिर ये जो अकाउंट का एक्सेस है वो सारा का सारा पैनल के कंट्रोल में चला जाता था। तो ये एक बड़े सातिराना अंदाज में ये पूरा इनका गैंग काम करता था और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें जो 3 और ग्रुप हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज जो खाता मैनेज करने वाले हैं, किट होल्डर है और कन्विंस करने वाले लोग हैं, इनको 2-2% मिलता था। तो ये करोड़ों का ठगी करते थे और इसमें जो गेमिंग में जो ये लोग पैसा लगवाते थे उसमें 3 पत्ती पोकर, 1x बैट और जूपी लूडो का ये क्लोन बनाते थे और उसके माध्यम से ये लोगों को ठगी करते थे। इसमें कोई जीतने का उस गेम में कोई वो नहीं होता था, ये पूरी तरह से ठगी करके और लोगों का पैसा हड़पते थे। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें अभी 3 और वांछित है। कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 13 लोग प्रकाश में आए हैं और ये दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी से जुड़े हुए लोग हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में, IT एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरह से ये लोग काम करते थे और कैसे कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है? क्या किस तरह से प्लानिंग करते थे? देखिए, अभी मैंने बताया कि ये इनकी 4 स्टेजें हैं जिन पे काम करते थे। इनका पहला काम होता था कोई कारपोरेट अकाउंट को मैनेज करना, ढूंढना, इसके बाद फिर उसको कन्विंस करना, फिर इसके बाद उससे किट लेना और जो अकाउंट डिटेल हैं वो सब ले करके फिर अगले पैनल ग्रुप को उपलब्ध कराना। तो ये पूरी एक चेन है जिसमें से 2-2% अन्य लोगों को मिलता था और करीब 20 से 25% जो अकाउंट होल्डर है उसको मिलता था। इन्होंने ये भी बताया है कि ये फिलीपीन से बैठ करके ये पूरा जो कंट्रोलिंग है इसकी वहाँ से चलती है, तो इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन भी कराई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की
आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।